जो देश इतिहास में हुई गलतियों से सीख नहीं लेते, इतिहास भी उन्हीं देशों में खुद को दोहराता है। अफगानिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बस फर्क इतना है कि वर्ष 1989 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के लोगों के साथ विश्वासघात किया था और इस बार सोवियत संघ की जगह अमेरिका ने किया है। और इन दोनों घटनाक्रम में एक समानता यह भी है कि इनकी वजह से अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था पाताल लोक में चली गई। जब सोवियत संघ अफगानिस्तान छोड़कर भागा था तो वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह को कट्टरपंथियों के दबाव में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और इस बार भी अमेरिका के जाते ही अशरफ गनी को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। यानी स्थिति बदली नहीं है, वैसी ही है जैसी पहले थी। अगर कुछ बदला है तो वो ये कि अशरफ गनी कट्टरपंथियों से यानी तालिबान से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन नजीबुल्लाह चाहकर भी उस समय ऐसा नहीं कर पाए और वो मारे गए। ये कहानी बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ सिखाती है और आप सबको इसे आज ध्यान से सुनना चाहिए। 27 सितंबर 1996 को तालिबान ने उस समय के मौजूदा राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की हत्या करके उनकी लाश को चौराहे पर एक लैंप पोस्ट से लटका दिया था। इसलिए आज आपको उनके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप फिलहाल अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का यह बयान सुनिए, जिसमें वो बता रहे हैं कि अगर वो काबुल में रुक जाते तो तालिबान उन्हें भी मारकर उनकी हत्या करके उनकी लाश को खंबे से लटका देता। इसलिए वो भागकर अबू धाबी चले गए और अबू धाबी में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां उन्होंने बताया कि वो क्यों भागे थे। और कारण यह था कि उन्हें डर था इस बात का कि उनका हाल भी वैसा ही होता जैसा नजीबुल्लाह का हुआ था। उन्हें उनके ही लोगों के सामने तालिबान उनकी हत्या करता और उनके शव को किसी चौराहे पर लटका देता। تصمیم این بود که آنچه 25 سال قبل در افغانستان رخ داده بود تکرار شود. که پاتې وای د افغانستان جمهور رئیس به یو ور بیا د افغانانو د سترګو په وړاندې په دار ځړول شوی وای। लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए एक राष्ट्रपति के लिए ऐसी बात कहना बहुत बड़ी बात है। अशरफ गनी का डर बिल्कुल सही है, क्योंकि तालिबान ने मोहम्मद नजीबुल्लाह के साथ भी 25 साल पहले यही किया था। नजीबुल्लाह वर्ष 1987 से 1992 तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे और उन्हीं के कार्यकाल में अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा मुजाहिदीन संगठन तैयार हुए थे, पैदा हुए थे। तालिबान भी इन्हीं मुजाहिदीन संगठनों में से एक था। वर्ष 1989 में जब सोवियत संघ ने अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाया, नजीबुल्लाह की सरकार कमजोर होने लगी। नजीबुल्लाह वहां की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सुप्रीम लीडर थे और ये एक कम्युनिस्ट पार्टी थी और कट्टरपंथी मुजाहिदीन इसी बात से चिढ़ते थे। मुजाहिदीन संगठनों का मानना था कि नजीबुल्लाह अल्लाह में विश्वास नहीं करने वाले एक कम्युनिस्ट नेता हैं जो एक मुस्लिम देश पर राज कर रहे हैं। इसकी वजह से कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देश भी उनसे नफरत करते थे और अमेरिका भी मुजाहिदीन संगठनों का उस समय साथ दे रहा था। साथ क्या दे रहा था? ये सारे मुजाहिदीन असल में अमेरिका ने ही पैदा किए थे उस समय सोवियत संघ से लड़ने के लिए। सोचिए, इतिहास भी कैसे अपने आप को दोहराता है। ये सारे आतंकवादी पहले अमेरिका ने पैदा किए, उन्होंने ही पैसा दिया, उन्होंने ही हथियार दिए और कहा कि सोवियत संघ से लड़ो। फिर उन्होंने सोवियत संघ को यहां से हटा दिया, भगा दिया वहां की सेना को, और उसके बाद ये अमेरिका के खिलाफ काम करने लगे। 9/11 का हमला हुआ, अमेरिका को ये बात समझ में आई और अमेरिका ओसामा बिन लादेन को ढूंढते ढूंढते अफगानिस्तान पहुंच गया और वहां अफगानिस्तान से अमेरिका ने तालिबान की सरकार को उखाड़ फेंका और कहा कि हमें ओसामा बिन लादेन चाहिए। और उसके बाद से तालिबान 20 साल तक वहां से बाहर रहा और अब वही अमेरिका एक बार फिर तालिबान के साथ हाथ मिलाकर अफगानिस्तान को छोड़कर आ गया। भारत उस समय भी अकेला ऐसा देश था जिसने कट्टरपंथियों का साथ न देकर उस समय की लोकतांत्रिक सरकार पर भरोसा किया। 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नजीबुल्लाह को भारत बुलाया था और उन्हें अपना समर्थन भी दिया था। आज इत्तेफाक है कि राजीव गांधी की भी 77वीं जयंती है और तब ये तस्वीर आप देख लीजिए 1988 की, राजीव गांधी और नजीबुल्लाह एक साथ। भारत चाहता था कि अफगानिस्तान में कट्टरपंथी ताकतें कभी मजबूत ना हो और इसका फायदा पाकिस्तान को ना मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वर्ष 1992 तक
15 अलग अलग मुजाहिदीन संगठन काबुल के नजदीक पहुंच गए लड़ते लड़ते, और नजीबुल्लाह को यह समझ में आ गया कि अब उनकी सरकार के दिन खत्म हो गए, अब उनकी सरकार वहां ज्यादा दिन नहीं रहेगी। और इसी साल उन्होंने ये घोषणा की कि जब उन्हें उनका विकल्प मिल जाएगा तो वो राष्ट्रपति पद से खुद हट जाएंगे। उन्होंने ये घोषणा भी कर दी, लेकिन इसके बाद भी मुजाहिदीन उनकी जान के प्यासे बने रहे। नजीबुल्लाह ने कश्मीर के बारामूला से पढ़ाई की थी कश्मीर में रहकर, और उनके भारत से बड़े अच्छे रिश्ते थे, इसलिए उन्होंने उसी वर्ष अपनी पत्नी और 3 बेटियों को राजनीतिक शरण के लिए भारत भेज दिया था। शायद वो जानते थे कि उनका परिवार वहां सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को पहले ही भारत भेज दिया। और जब भारत भेजा उसके 2 हफ्तों के बाद ही नजीबुल्लाह भी अपनी जान बचाने के लिए भारत आने वाले थे। भागकर भारत आना चाहते थे, वो समझ गए थे उनकी जान भी खतरे में है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी रहे फिलिप कॉर्विन अपनी एक पुस्तक डूम्ड इन अफगानिस्तान में लिखते हैं कि 17 अप्रैल 1992 को नजीबुल्लाह ने भारत जाने की सारी तैयारियां कर ली थी। वो रात करीब 2 बजे भारतीय एम्बेसडर के साथ, इंडियन एम्बेसडर की गाड़ी में बैठकर, भारतीय राजदूत की गाड़ी में बैठकर काबुल एयरपोर्ट के लिए निकले, और उन्हें एक कोड वर्ड दिया गया और कहा गया कि जब भी आपको कोई रोके किसी चेक पोस्ट पर तो ये कोड वर्ड बता दीजिए। इस कोड वर्ड को बताकर उन्होंने 3 चेक पोस्ट पार कर ली, लेकिन काबुल एयरपोर्ट से कुछ ही दूर एक चौथी चेक पोस्ट पर यह कोड वर्ड बताने के बाद भी उनकी गाड़ी को रोक लिया गया। और उसी समय नजीबुल्लाह को यह खबर भी मिली कि मुजाहिदीन संगठनों के नेता अब्दुल रशीद दोस्तम ने काबुल एयरपोर्ट को घेर लिया है, जहां भारत जाने के लिए एक विमान उनका इंतजार कर रहा था। अब्दुल रशीद दोस्तम वही नेता हैं जो इस समय उत्तरी अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अपने लड़ाकों के साथ लड़ रहे हैं, हमले कर रहे हैं, यानी इस समय वो तालिबान के खिलाफ हैं। उस दिन दोस्तम की वजह से नजीबुल्लाह हवाई अड्डे नहीं पहुंच पाए और वो भारत नहीं आ पाए, और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए काबुल में मौजूद संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में शरण लेनी पड़ी। उन्हें लगा कि अगर यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में जाकर बैठ जाएंगे तो जान बच जाएगी। और सोचिए, वो वहां 4 सालों तक उसी दफ्तर में रहे, 4 साल तक। और 27 सितंबर 1996 को तालिबान ने काबुल पर अपने कब्जे के बाद उन्हें संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर से बाहर निकालकर उनकी निर्मम हत्या की। इससे पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र, सुरक्षा और मानव अधिकारों को बचाने में कभी भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। वो नजीबुल्लाह को भी नहीं बचा पाया, तो फिर आज किसे बचाएगा। मशहूर पत्रकार डेनिस जॉनसन भी एक लेख में यह बताते हैं कि उस दिन नजीबुल्लाह को खींचकर उनके कमरे से बाहर निकाला गया, उन्हें बुरी तरह से पीटा गया, उनके शरीर के अंगों को एक एक करके काट दिया गया और सिर में गोली मारकर पहले क्रेन पर उनके शव को लटकाया गया और फिर उनके महल के पास चौराहे पर एक लैंप पोस्ट से उन्हें लटका दिया गया। कहा जाता है जब आम लोगों की नजर उन पर पड़ी तो उनके मृत शरीर की आंखें सूजी हुई थीं और उनके मुंह में जबरदस्ती एक सिगरेट को ठूस दिया गया था। इसके अलावा उनकी जेबों में भरे गए नोट भी साफ दिखाई दे रहे थे। नजीबुल्लाह की यह तस्वीर हमारे देश के उस खास वर्ग को जरूर देखनी चाहिए जो आज तालिबान की तारीफ कर रहा है। उस समय उन्होंने तालिबान तो उस समय नहीं था, लेकिन जो मुजाहिदीन थे उन्होंने क्या हालत की थी नजीबुल्लाह की, वो आप आज देख सकते हैं। बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान से सोवियत संघ की वापसी कहीं ज्यादा संगठित और ज्यादा शांतिपूर्ण थी, लेकिन अब जब अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है तो चारों तरफ अफरा तफरी और हिंसा का माहौल है। जब सोवियत संघ की सेनाओं ने अफगानिस्तान छोड़ा तो वो अपने पीछे इतनी बड़ी संख्या में हथियार नहीं छोड़कर गए थे, अपने हथियार ले गए थे जितनी बड़ी संख्या में अमेरिका ने अपने हथियार छोड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उस समय सोवियत संघ के जाने के बाद भी कई वर्षों तक अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार बरकरार रही, जबकि इस बार अमेरिका के जाते ही अफगानिस्तान में लोकतंत्र समाप्त हो गया। और यहां पर आपको एक बात यह समझनी होगी कि उस समय जब सोवियत संघ के समय यह क्राइसिस आया था अफगानिस्तान में, तब भी भारत ने एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का समर्थन किया था और आज भी भारत एक लोकतांत्रिक सरकार का ही समर्थन कर रहा है। इसके बाद भी भारत ने वहां पर बहुत विकास के काम किए, उनके लिए बहुत काम किया, अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत सारी विकास की परियोजनाएं शुरू की और आज भी भारत चाहता है कि वहां लोकतंत्र स्थापित हो। अब 2 देश, अमेरिका
जो अपने आप को कहता है कि वो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और दुनिया का लोकतंत्र का सबसे बड़ा ठेकेदार है, उसने क्या किया ये आप इस पर नजर डालिए। और भारत आज क्या कर रहा है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन असली मायनों में लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ भारत कर रहा है। और जो पश्चिमी देश हैं, जो लोकतंत्र की बातें तो करते हैं, सर्टिफिकेट भी बांटते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने लोकतंत्र को त्याग दिया, छोड़ दिया। इससे आपको समझना होगा कि अगर इस पूरी दुनिया में लोकतंत्र को लेकर कोई भी देश ईमानदारी से प्रयास कर रहा है तो वो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, आपका देश भारत। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.